हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट मेड एनटीटी एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 में ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं। ओके, फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग स्टडी कर रहे हैं वर्क, पावर, एनर्जी। चलिए, पहले आपसे एक प्रश्न, यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें हम लोग मास की कंसीडरेशन नहीं कर रहे। मास क्या है उससे आज अभी हमें कोई मतलब नहीं। एक बॉडी है, सिंपल बॉडी, हम इस पर फोर्स लगाए हैं, ठीक है, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब फोर्स लगाने के बाद क्या हो सकता है? तो फोर्स लगाने के बाद दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर इस बॉडी पर फोर्स लगाए तो दो पॉसिबिलिटी बनती है फोर्स लगाने के बाद। पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि ये बॉडी डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं ना? डिस्प्लेस होगा मतलब आपने फोर्स लगाया और ये बॉडी यहां पर आ गई। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। आपने जब फोर्स लगाया तो दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है कि बॉडी यहां और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये डिपेंड इस पर भी करेगा ना कि आपने कितना फोर्स लगाया। हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक तो पॉसिबिलिटी होती है कि बॉडी डिस्प्लेस हो गया, मींस अपने जगह से हट गया। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ। अब अगर डिस्प्लेस हुआ बॉडी, तब तीन पॉसिबिलिटी बनती है। अगर बॉडी डिस्प्लेस हुआ तो वहां पर तीन पॉसिबिलिटी बन जाती है। पहली पॉसिबिलिटी कि डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन में हुआ है, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुआ है, या डिस्प्लेसमेंट किसी अलग डायरेक्शन में हुआ है। इट मीन्स कह सकते हैं कि अगर आप बॉडी पर फोर्स लगाए तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी। पहला, बॉडी पॉसिबिलिटी डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ। यदि बॉडी डिस्प्लेस हुआ तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस हुआ, या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। इस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे वर्क हुआ नहीं हुआ। हुआ तो कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, जीरो वर्क हुआ, क्या? इट मीन्स वर्क एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्क, फोर्स एंड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहां से आया कंसेप्ट वर्क का। कंसेप्ट में कहते हैं कि यदि आपने बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस कर गया, इट मीन्स वर्क हुआ। और यदि आपने फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस नहीं किया, वर्क डन नहीं हुआ। हम नहीं हुआ कहेंगे। जैसे ये वॉल है, इस वॉल पर हम फोर्स लगा रहे हैं। यदि इस वॉल को हम डिस्प्लेस कर दिए पॉइंट, यानी 1 माइक्रोमीटर भी, या 1 पिकोमीटर भी, 1 फेम्टोमीटर भी, तो कहेंगे वर्क हो गया। अगर ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो आप चाहे कितना भी फोर्स लगा दीजिए, रिजल्ट आपका जीरो वर्क का ही होगा। मान लीजिए अब ये वर्ड यहां पर डिस्प्लेसमेंट आया है, पहली बात समझिए, वर्ड डिस्प्लेसमेंट आया है। अब हो सकता है कि हमने फोर्स लगाया, बॉडी यहां पर था, फोर्स लगाए, बॉडी यहां हो गया। अब फोर्स लगाने के बाद छोड़ दिए, क्योंकि कह रहे डिस्प्लेस हुआ या नहीं हुआ, फिर बॉडी यहीं पर आ गया, तब अब क्या वर्क हुआ या नहीं? बॉडी ए पर था, आप फोर्स लगाए, बॉडी बी पर आ गया,
बॉडी बी पर आ गया, फिर वापस बॉडी, और जैसी फोर्स आप हटा दिए बॉडी वापस ए पर आ गया। अब वर्क हुआ या नहीं हुआ? वर्क हुआ या नहीं हुआ? तो कहेंगे कि यहां वर्क डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो बॉडी चूंकि अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया है, इट मींस बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ है, और चूंकि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ है दैट्स वाई वर्क डन जीरो। वर्क हुआ लेकिन वो जीरो वर्क हुआ। तो हम तीन कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो। उसके लिए सबसे पहले हम वर्क के डेफिनेशन को समझते हैं। वर्क का डेफिनेशन क्या है? वर्क कि इफ on applying force body got displaced, work is said to be done। बॉडी अगर डिस्प्लेस हो गया तो हम कह लिए वर्क इज सेड टू बी डन। यदि आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस हो गया तो कहेंगे कि बॉडी वर्क हुआ। दैट इज वर्क इज इक्वल टू, या मैथमेटिकली हम बात करते हैं, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, और वेक्टर प्रोडक्ट of force and displacement, that is हम कह सकते हैं वर्क डन W इज इक्वल टू, दैट इज वर्क डन W इज इक्वल टू Fs, W इज इक्वल टू Fs। अब प्रश्न यह है F डॉट S क्यों लिखे, F क्रॉस S क्यों नहीं लिखे? W इज इक्वल टू F डॉट S क्यों लिखे, F क्रॉस S क्यों नहीं लिखे? तो इसके लिए आप हमारे वेक्टर के वीडियो लेक्चर में जाइए, जहां मैंने बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ लेगा, डॉट प्रोडक्ट कहाँ लेगा। पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब फोर्स लगा रहे हैं राइटवर्ड, फोर्स अगर राइटवर्ड लगा रहे हैं तो अज्यूम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी राइटवर्ड होगा। यानी यदि दोनों क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम है, रिजल्ट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा। और यदि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई पेंच है, नट बोल्ट में क्या करते हैं, इसमें एक रिंच लगाया और उसको घुमाते हैं, इसका डायरेक्शन यूं होता है, लेकिन बॉडी कहाँ जाता है, डाउनवर्ड। अगर स्पाइनर लगा दिया, स्पाइनर से इसका डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्टवर्ड है, यानी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है। तो कहीं से बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है। तो अब आप फोर्स ये लगा रहे हैं और बॉडी आपका डाउनवर्ड आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई यहां पर लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। वर्क के केस में ऐसा नहीं है, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। दैट्स व्हाई आप इसको वेक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वेक्टोरियली कहेंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जो कि डॉट प्रोडक्ट में होता है एफ एस
कॉस थीटा। ए डॉट बी आपने पढ़ा होगा, रिकॉल कर लीजिए। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। अब W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आगे इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब थोड़ा सा इसका यूनिट ले लेते हैं, वर्क डन की यूनिट। एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन, एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन। अब वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा? यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क किस पर डिपेंड करेगा? तो इट डिपेंड ऑन टू क्वांटिटी। अभी पढ़े W इक्वल टू एफ एस, एफ यानी फोर्स और एस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज फोर्स का यूनिट क्या हो गया? डिपेंड्स ऑन वर्क ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट इज W is equal to Fs, that is Newton, S displacement मीटर, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन, एक न्यूटन क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ इसीलिए हम लोग देख लेते हैं कि इससे हमको डायमेंशनल एनालिसिस भी हो जाता है, आसानी समझ में आ जाता है। बट न्यूटन मीटर के लिए एक नया नाम दिया गया है, जूल। अब यहां से आप एक जूल को डिफाइन ही कर सकते हैं, है ना? तो इसका एस आई यूनिट ऑफ वर्क डन ये क्या हो गया? एंड 1 जूल की डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, इसकी बात करेंगे। उसके बाद डायमेंशन की बात करेंगे। डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, तो 1 जूल का डेफिनेशन क्या हो गया कि इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 Newton, body got displaced by 1 meter. Body got displaced by 1 meter. Work done will be 1 meter. हमें मास से मतलब नहीं है, वर्क में मास से मतलब नहीं है, बॉडी का मास कुछ भी, हम उससे मतलब नहीं है। 1 ग्राम का है, 1 मिलीग्राम का है, 1 माइक्रोग्राम का है, 1 नैनोग्राम का है, 1 पिकोग्राम का है, 1 किलोग्राम का है, 1 क्विंटल है, 1 टन है, इससे कोई मतलब नहीं। बॉडी है, बस सिंपल सी बात इस कंसेप्ट में। बॉडी है, इस बॉडी पर हम फोर्स लगा दिए। कितना फोर्स? 1 मीटर का। तो ये बॉडी डिस्प्लेस कर गया, ठीक है? बॉडी गॉट डिस्प्लेस कर गया, और बॉडी डिस्प्लेस कर गया 1 मीटर। इस बॉडी पर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम कहेंगे कि इस फोर्स द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क डन 1 जूल होगा। बॉडी का मास क्या है? डजंट मैटर। इस बॉडी पर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद यदि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, तो हम कहेंगे वर्क डन 1 जूल हुआ। वर्क डन 1 जूल हुआ। यदि एक बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो हम कहेंगे वर्क डन 1 जूल हुआ। अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला, इसकी डायमेंशनल फार्मूला कैसे करेंगे? अभी कहे थे वर्क डन किस पर डिपेंड करता है? फोर्स इन और डिस्प्लेसमेंट पर। W इक्वल टू एफ एस। एफ क्या है? एफ इक्वल टू एम ए एस
ए क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो लेंथ ऑफ पाथ यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर इंटू एस, दैट इज एम एस 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 क्या है, टी माइनस टू, या आप यहां से जाइए, एस क्या हो गया, एल, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स लेंथ ही है ना आपकी, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, एम लेंथ ऑफ पाथ अपॉन टाइम के स्क्वायर इनटू टाइम, सॉरी एस यानी लेंथ, दैट इज एम एल स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, ये डायमेंशन में आ गया, दैट इज क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, एम ए डायमेंशनल इक्वेशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर, एम एल स्क्वायर टी माइनस। अब इसके डायमेंशन से थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इफ फोर्स इज if in a new unit is taken with force and distance as fundamental unit, what will be the dimension of work done, what will be the dimension of work done। हमने एक नया यूनिट लिया जिसमें फोर्स और डिस्टेंस हमारा क्या था, यूनिट था फंडामेंटल यूनिट, बस डायरेक्ट आ दी, W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हमने फोर्स यूनिट लिया है यानी यूनिट लिया है, तो इसका यूनिट होगी डायमेंशन फार्मूला हो गया W का एफ, क्लियर, हम अब उस पर नहीं जाएंगे, बाकी देखना है अपना डायमेंशन इक्वेशन का मेरा वीडियो है, लेक्चर है, उस लेक्चर को देखिए, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसमें ज्यादा नहीं जाना है, हम थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं बैक का, चूंकि डायमेंशन का भी रिकॉल हो जाए और हम आगे बढ़े, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप आगे बढ़ते जाए, इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो आपने पीछे पढ़ा है उसकी रिकॉलिंग हो, वो आपके दिमाग में बनी रहे। चलिए अब हम आते हैं वर्क डन पर, तो वर्क डन में हम 3 केस की बात किए थे, वर्क डन में हम 3 केस की बात किए थे कि अगर फोर्स लगाए तो क्या हो सकता है, इसको दोनों तरफ से देखेंगे। तो अभी हम पढ़े वर्क डन W इक्वल टू एफ एस कॉस, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मोड लगा दिए हैं, मोड भी आपको पॉजिटिव ही लेना है, बाकी डायरेक्शन के लिए कॉस थीटा आ गया, इसका वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, उसके लिए कॉस थीटा है, देखने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 केसेस होगा वर्क डन की, पहला हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क, दूसरा जीरो वर्क, और तीसरा निगेटिव वर्क। चलिए अब एक चीज और रिकॉल कीजिए, कॉस थीटा में क्या रिकॉल किए थे, ये डायरेक्शन दिए ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ले लीजिए थीटा, यहां थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, परपेंडिकुलर है तो थीटा 0, और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो गया, निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी थीटा क्या हो गया, निगेटिव, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी थीटा और माइनस थीटा दोनों के केस में यहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव है,
पॉजिटिव, और 90 प्लस थीटा और 180 प्लस थीटा, दोनों केस में थीटा नेगेटिव है। चलिए अब यहां से आते हैं, पहला करें पॉजिटिव वर्क का कंसेप्ट। यहां से कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं तो कंफ्यूज हुए हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव कहता है वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव if body got displaced in the direction of force applied, body got displaced in the direction of force applied, इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। दैट इज if थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री, if थीटा lie between 0 डिग्री to 90 डिग्री। यदि थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? वर्क डन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इस केस में cos थीटा का मान पॉजिटिव होता है। रीजन क्या है कि if theta lie between 0 degree and 90 degree, sorry not for equal, 90 degree, then cos theta is positive, cos theta क्या हो गया? पॉजिटिव। is less than or greater than or equal to 0 degree but less than 90 degree, in this case थीटा इज पॉजिटिव। अब नेक्स्ट बात करेंगे जीरो वर्क की। ये तो हो गया पॉजिटिव वर्क, यानी पॉजिटिव वर्क के लिए आवश्यक है कि बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है, ये बॉडी डिस्प्लेस 90 डिग्री से कम 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक, ठीक है, गया तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। अब बात करेंगे जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या होता है? वर्क डन विल बी zero if body got displaced perpendicular to the direction of applied force, to the direction of applied force, यदि यहां पर कोई बॉडी है, ये बॉडी है से, ठीक है, आपने फोर्स लगाया, जैसे बॉल को किक मारे, है ना, तो किक मारे सोचे आगे जाएगा, बॉडी सीधा ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर ऊपर चला गया, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, यहाँ डिस्प्लेस हो गया। अब देखिए तो ये इसके परपेंडिकुलर आ गया, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों? W इक्वल टू Fs cos थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है? सिर्फ थीटा इज 90 डिग्री, ये दिस वन, थीटा इज 90 डिग्री, तो W इक्वल टू Fs cos 90, और cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो W इक्वल टू Fs इंटू जीरो, दैट इज W इक्वल टू जीरो। इट मीन्स यदि फोर्स लगाने पर बॉडी फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस हो तो हम कहेंगे वर्क डन जीरो हो गया, परपेंडिकुलर है तो। अब बात आती है निगेटिव वर्क की। निगेटिव वर्क डन कौन सा होगा, कब होगा? निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन कह रहा था कि इफ बॉडी गॉट डिस्प्लेस्ड opposite to the direction of force, body got displaced opposite to the direction of force, if body got displaced opposite to the direction of applied force,
वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्लियर? इट मीन्स आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और है ना, ये बॉडी है, आपने फोर्स लगाया कि बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, ठीक है, यहां फोर्स लगाया और आपने सोचा कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये हो, बॉडी ये नहीं होकर बॉडी ये डिस्प्लेस हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। ये क्या आ गया 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। कुछ भी कारण हो सकता है, बॉल यूं मारे तो यूं न जाकर घूम गया, है ना, बॉल फुटबॉल मार रहे थे, है ना, ये फुटबॉल था, ये किक मार रहे थे, आपका पैर आउट किया और फुटबॉल यहाँ आ गया। चूंकि इसमें हम फाइनल पोजीशन देखें, फाइनली बॉडी कहाँ आया है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। वर्क डन में हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि आपने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, ठीक है, जब तक आप फोर्स लगा रहे हैं तब तक वर्क डन काउंट नहीं करेंगे, वर्क डन काउंट करेंगे फाइनली कहां तक आया। जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काउंट नहीं हो रहा है कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, ये काउंट नहीं हो रहा। काउंट क्या होगा, फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है। कोई पूछेंगे फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, अभी कोई नहीं पूछ रहे हैं बेटा पढ़ रहे हैं कि नहीं, मम्मी पापा कहेंगे कि हाँ बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो पड़ोस वाले पूछेंगे अच्छा किस डिवीजन से पास हुआ है आपका बेटा, अच्छा आपकी बेटी किस डिवीजन से पास हुई है ना, वो फाइनली रिजल्ट क्या है। तो भाई वर्क डन है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर कि फाइनली वो डिस्प्लेस कितना हुआ, फाइनली डिस्प्लेस वो किस डायरेक्शन में हुआ। तो अगर 90 प्लस थीटा है देन इन दैट केस W इक्वल टू क्या लिए थे, W इक्वल टू Fs cos थीटा। अब थीटा क्या है, Fs cos, ये क्या है 90 प्लस थीटा। अब अगर 90 प्लस थीटा होता है तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, या cos 180 डिग्री प्लस थीटा तो भी हो गया माइनस cos थीटा। तो अब यहां हो गया Fs माइनस cos थीटा, या कह सकते हैं Fs cos माइनस थीटा, माइनस आगे आ गया दैट इज W इक्वल टू हो गया माइनस Fs cos थीटा। क्लियर? अब इससे एक हम कंक्लूजन निकालते हैं, वो पॉजिटिव और निगेटिव में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप ध्यान रखिएगा इसको, आप ध्यान रखिएगा इसको। एक ये क्वाड्रेंट हमने बना लिया, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, पूरे में ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री या π/2, ये हो गया 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, ये हो गया 180 डिग्री प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, और ये हो गया माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में माइनस थीटा लेंगे, यहां पर हम सपोज करेंगे ये हो गया, ये आप कह सकते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा 3π/4 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट थीटा किसके बीच लेंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F एंड S, इसके बीच का थीटा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, मींस पढ़े थे कि थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच हो, थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा इस केस में। यदि थीटा एग्जैक्ट π/2 या 3π/2 हो तो वर्क डन 0 होगा, और यदि थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर
और 270 डिग्री से स्मॉलर हो, थीटा 90 और 270 के बीच में हो तो वर्क डन निगेटिव होगा, बिल्कुल निगेटिव। पूरी होल केस में यहां से लेकर के पूरा ये आ जाइए, ये निगेटिव होगा, क्लियर। और यहां अगर हो गया, अगर आप cos माइनस थीटा, ठीक है, इस कंडीशन में वर्क डन निगेटिव होगा। तो आप ये याद ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क डन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्क डन निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी वर्क डन निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्लियर। अब आपको इसमें सिंपल कैलकुलेशंस की सिंपल एप्लीकेशंस आएंगे। इसमें कैलकुलेशन में कोई विशेष कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आपको सिंपली प्रोडक्ट है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। आज के लिए इतना ही। सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि एक वीडियो, लंबी वीडियो आपके लिए बोरिंग ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि आपको लगे बहुत देर से पढ़ रहे हैं और आपका इंटरेस्ट लूज होता चला जाए। दैट्स व्हाई मैं वीडियो इतना ही बड़ा बना रहा हूं, सो दैट आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे। बी विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।